ऑटम 1958 स्वीडन के शहर स्टॉकहोम के कारोलिंस्का हॉस्पिटल में 43 इयर्स के अर्न लार्सन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर के लिए तैयार हो रहे थे। ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए उनका कमज़ोर दिल लाइफ की रफ्तार के साथ तालमेल बिठाने में स्ट्रगल कर रहा था। मशहूर सर्जन एके सैनिंग अपने साथी इंजीनियर को लेकर एक क्रांतिकारी ऑपरेशन की शुरुआत कर रहे थे। अपने स्टेडी हाथों और गहरे संकल्प के साथ उन्होंने बड़ी ही सावधानी से अर्न के बीमार पड़ते दिल के पास एक छोटा इनोवेटिव डिवाइस रखा जिसे पहले कभी भी टेस्ट नहीं किया गया था। जैसे ही प्रोसीजर अपने फाइनल स्टेज में पहुंचा, देन डिवाइस को एक्टिवेट किया गया। धीरे धीरे एक स्टेडी कंट्रोल्ड धड़कन उभरकर सामने आई जो तुरंत ही अर्न की कमजोर हार्ट बीट के साथ हार्मोनाइज होने लगी। उस कंक्लूडिंग पॉइंट पर मॉडर्न मेडिसिन की पावर रिवील हुई। पेसमेकर ने अपना लाइफ सेविंग काम करना शुरू कर दिया। इस लाइफ सेविंग डिवाइस की सक्सेस के सामने हम इसके पीछे की साइंटिफिक प्रिंसिपल को लगभग भूल जाते हैं। वो साइंस जिसकी वजह से रोज लाखों पेशेंट के कैंसर सेल डिटेक्ट किए जाते हैं। मेटल के सरफेस पर दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को पावर दिया जाता है और हाँ, जिसके जरिए हमारी बॉडी के सारे प्रोसेसेस को नेचर रेगुलेट करता है। और क्या आप जानते हैं, इन सब का एक मेंढक यानी कि फ्रॉग की टांगों से पुराना कनेक्शन है। दोस्तों, मैं आपको 18वीं शताब्दी में लेकर चलता हूँ, जब यूरोप में पॉलिटिकल और साइंटिफिक रेवोल्यूशंस लगातार बढ़ रहे थे। एज ऑफ एनलाइटमेंट के चलते साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस पुराने रीति रिवाजों से हटके नेचर के साइंटिफिक और मैथमेटिकल पहलू पर रिसर्च करना शुरू कर चुके थे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स और कैलकुलस की डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी में अपनी जगह बना ली थी। फ्रांस के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज हो रहा था, जिससे लोगों के मन में पारंपरिक राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठाने और लड़ने की सोच पैदा हो चुकी थी। अभी इससे कुछ दूर यूरोप के साउथ में इटली अभी तक एक यूनिफाइड नेशन नहीं था, बल्कि मोटे तौर पर वो 7 अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स का एक समूह था जो कि एक दूसरे से कल्चरली अटैच्ड थे। उदाहरण के तौर पर इटालियन भाषा 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बोली जाती थी। गैलीलियो और लियोनार्डो दा विंसी अपने अपने समय में इन सभी राज्यों में पॉपुलर थे, लेकिन ये सिर्फ उनके बीच कुछ लूज यूनाइटिंग फैक्टर थे। इन 7 स्टेट्स में से एक था सेंट्रल इटली का वो रीजन जिसे पोप गवर्न करते थे। इसी वजह से इसे पेपल स्टेट कहा जाता था। इस रीजन में यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश हुए 650 साल से भी ज़्यादा साल हो चुके थे, द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। इस यूनिवर्सिटी के एक टीचर ल्यूगी गैल्वनी ने अपने घर पे एक लेबोरेटरी बना रखी थी। अभी एक दिन क्या हुआ, गैल्वनी अपनी वाइफ लूसिया और उनके एक असिस्टेंट के साथ डाइसेक्टेड फ्रॉग के लेग्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बेसिकली वो उसका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी उनके असिस्टेंट से गलती से फ्रॉग के साइकियाट्रिक नर्व पे एक मेटल स्कैल्पेल छू गया। स्कैल्पेल क्या होता है? ये एक तरीके का सर्जिकल नाइफ होता है। तो स्कैल्पेल के छूते ही फ्रॉग के कटे हुए लेग्स फड़फड़ा के हिलने लगे। इस फिनोमिना को देख के तीनों हैरान हो गए। गैल्वनी ने ये प्रोसेस कुछ बार रिपीट भी किया और हर बार सेम रिजल्ट पाने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि पास में रखा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर ऑन था। गैल्वनी को लगा कि उन्होंने एक अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी को खोज लिया है जो एनिमल्स के नर्वस सिस्टम में ट्रैवल करती है और ब्रेन के सिग्नल्स को मसल्स तक पहुंचाती है। उनका मानना था कि ये इलेक्ट्रिसिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नर्वस सिस्टम के द्वारा खुद ही प्रोड्यूस होती है और ये एक यूनिक फिनोमिना है। अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए उन्होंने कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किए। गैल्वनी ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और लेडन जार जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स टेस्ट किए ताकि उनके द्वारा जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी का फ्रॉग की मसल मूवमेंट पर असर समझा जा सके। उन्होंने आउटडोर्स भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे उन्होंने मेटल हुक से लटके हुए फ्रॉग्स के मसल कॉन्ट्रैक्शंस को ऑब्जर्व किया, खासकर थंडर स्टॉर्म्स के दौरान, जिससे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फिनोमिना और लिविंग टिश्यूज के बीच का कनेक्शन समझने में उन्हें मदद मिली। एंड फाइनली उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को 1791 में पब्लिश किया और इस फिनोमिना को नाम दिया एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। इस वर्क को पब्लिश होते ही साइंटिफिक कम्युनिटी में डिबेट बढ़ गई और इटली के ही एक दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया के एक टीचर ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया। उनका नाम था एलिसेंड्रो वोल्टा।
एक और गैल्वेनी ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉग की बॉडी में जनरेट हुई और एक्सटर्नल मेटल्स केवल कंडक्टर का काम कर रहे थे सर्किट को कंप्लीट करने में। दूसरी ओर वोल्टा का ये कहना था कि वो इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स खुद जनरेट कर रहे थे और फ्रॉग के नर्व्स और मसल मॉइस्ट होने की वजह से कंडक्टर का काम करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कर रहे थे। ये कंट्रोवर्सी अगले कुछ सालों तक बढ़ती गई एंड 1798 में गैल्वेनी की मौत के समय तक भी दोनों में से कोई भी कंप्लीटली अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन इसने वोल्टा को इंस्पायर किया इस फिनोमेना के रूट्स तक जाने के लिए। वोल्टा ने 2 साल बाद ही अराउंड 1800 में अपनी एक नई इन्वेंशन को दुनिया के सामने रखा, द वोल्टिक पाइल। वोल्टिक पाइल में जिंक और कॉपर के अल्टरनेटिंग डिस्क होते थे जिन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाता था और उनके बीच कपड़े या कार्डबोर्ड की लेयर्स को सॉल्ट वाटर या डाइल्यूट एसिड में भिगाकर रखा जाता था। टॉप और बॉटम डिस्क को एक्सटर्नल वायर से जोड़कर सर्किट क्लोज होता था और पाइल में स्टेबल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था। इससे ये प्रूव हुआ कि फ्रॉग के मॉइस्ट लेग बस एक मीडियम थे। वोल्टिक पाइल के गीले कपड़ों की तरह असली करंट मेटल के इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होता था। वोल्टिक पाइल असल में पहली पोर्टेबल इलेक्ट्रिक बैटरी थी जो स्टेडी और कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती थी और पुराने इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स या लैडन जार्स के मुकाबले ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी थी। एंड काफ़ी आगे जाकर ये भी साबित होने वाला था कि गैल्वेनी का एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आधा ही सही था, क्योंकि न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं जो हमारे रिस्पॉन्सेस कंट्रोल करते हैं। ये फ्लो मेटल कंडक्टर के मीडियम से नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है। उनका कंसेप्ट लगभग सही था पर इनकम्प्लीट और अनप्रूवन था और आज लोग इसे बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अभी वोल्टा के इन्वेंशन के कुछ ही महीने बाद उसी साल 2 ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम निकोलसन और एंटनी कार्लेसिल ने वोल्टिक पाइल का यूज़ करके वाटर में करंट पास करवाया जिससे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया। इसके 5 साल बाद 1805 में ड्यूगी ब्रोंगनेटेली ने इसी प्रोसेस का यूज़ करके सिल्वर के एक टुकड़े के ऊपर गोल्ड की एक पतली सी परत को डिपॉजिट करके दिखाया। एंड इसके बाद 1807 में हम्पेरी डेवी ने इस प्रोसेस का यूज़ करके मोल्टन सॉल्ट के थ्रू करंट पास करके सोडियम और पोटेशियम को आइसोलेट किया और इसके 1 साल बाद ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम को उनके कंपाउंड से आइसोलेट या एक्सट्रैक्ट किया। डेवी के एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में मदद की। इससे इलेक्ट्रिसिटी की कंपाउंड को उनके एलिमेंटल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने की पावर का पता चला। 12 साल बाद 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने एक लेक्चर के दौरान देखा कि पास ही एक वायर में करंट फ्लो होने पर एक मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हुई। ये पहला एविडेंस था कि इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, लेकिन ऑर्स्टेड इस इफेक्ट को पूरा एक्सप्लेन और क्वांटिफाई नहीं कर पाए। ये काम एक और जीनियस ने किया। 1791 में जिस साल गैल्वेनी ने अपने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी को पब्लिश किया था, उसी साल इंग्लैंड में एक गरीब लोहार के घर जन्म हुआ माइकल फराडे का। गरीबी के चलते फराडे को केवल कुछ ही समय तक फॉर्मल एजुकेशन मिल पाई और बाद में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो 14 साल की उम्र में एक बुक बाइंडर की शॉप में नौकरी करने लगे। दुकान पर रोज़ कई सारी बुक्स का एम्बर लगा रहता, जिसमें से जब उन्हें टाइम मिलता वो कुछ बुक्स पढ़ लिया करते थे। साइंस और इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पर लिखी गई बुक्स उनकी फेवरेट हुआ करती थी। फराडे उस समय होने वाले पब्लिक लेक्चर्स को अटेंड करने की पूरी कोशिश करते, जिसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस अपनी डिस्कवरीज और इन्वेंशन को लेकर आम जनता को एजुकेट करते थे। एक दिन उन्होंने हम्परी डेवी का एक पब्लिक लेक्चर अटेंड किया, जिसमें डेवी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एलिमेंट्स में स्प्लिट करने की अपनी डिस्कवरीज और साथ ही कुछ और टॉपिक्स के ऊपर लोगों को डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करा रहे थे। फराडे की सीखने की लगन ने उन्हें डेवी को लेटर लिखने के लिए इंस्पायर किया, जिसमें उन्होंने एक पोजीशन की रिक्वेस्ट की। डेवी ने फराडे के पोटेंशियल को पहचाना और उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूशन में लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में हायर किया। बाद में डेवी फराडे को एक यूरोपियन साइंटिफिक टूर पर साथ ले गए, जहां फराडे को एडवांस साइंटिफिक आइडियाज़ को काफ़ी गहराई से समझने का मौका मिला। ये टूर उनके साइंटिफिक करियर के लिए एक बहुत ही इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस था।
फराडे ने डेवी की मेंटरशिप के अंदर काफ़ी कुछ सीखा और बाद में अपने खुद के ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट किए और साइंस में एक नए दौर की शुरुआत की। और स्टेट की डिस्कवरी को एक्सटेंड करते हुए उन्होंने 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल की खोज की। इसके बाद में उन्होंने अपने मेंटर के वर्क को सॉलिडिफाई करने में अपना दिमाग लगाया और 1834 में फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नेम के 2 ग्राउंड ब्रेकिंग लॉज दिए। इन लॉज ने इलेक्ट्रिक चार्ज के एक इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होने और उसकी वजह से होने वाले केमिकल चेंजेस के बीच की रिलेशनशिप को क्वांटिफाई किया। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलिसिस जैसे टर्म्स भी कॉइन किए। एंड देन 1853 में हेल्महोल्ट्ज ने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का कंसेप्ट दिया, जिसके मुताबिक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस पर 2 अपोजिट चार्जेस की लेयर होती है। इस कंसेप्ट ने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया और बैटरी और कैपेसिटर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट को इन्फ्लुएंस किया। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम पर थर्मोडायनेमिक्स के लॉस को अप्लाई किया और फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के रिलेशन को क्लैरिफाई किया। इसने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनर्जी ट्रांसफ़र को समझने में मदद की और थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल का यूज़ करके सेल वोल्टेज कैलकुलेट करने को पॉसिबल बनाया। एंड देन एरिनियस ने 1884 में अपनी आयोनिक थ्योरी प्रपोज की, जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि कंपाउंड जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट करते हैं। एंड इसी कंसेप्ट से आपको एसिड एंड बेसिस की डेफिनेशन भी मिलती है कि एसिड वो मटेरियल होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने पर H+ आयन देते हैं एंड बेसिस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। इस डिस्कवरी ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं। 5 साल बाद 1869 में रिएक्शन काइनेटिक्स पर उन्होंने जो डिस्कवरी की उसमें उन्होंने अपनी फेमस अरेनियस इक्वेशन दी, जिसने रिएक्शन रेट्स पर टेम्परेचर जो इफेक्ट डालता है उसको कैलकुलेट करने का काम किया। इनफैक्ट उसी साल कुछ महीनों के बाद एक और मेजर ब्रेक थ्रू आया। वॉल्टर नेश ने आयंस और इलेक्ट्रिसिटी के इंटरेक्शन को समझाया और अपनी नर्ट्स इक्वेशन के साथ मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरीज की बुनियाद रखी। वेल, ये सारे इक्वेशंस के नाम आपने केमिस्ट्री में ज़रूर सुने होंगे। तो अभी 20वीं सेंचुरी के मिडिल में जॉन ओम बॉकरेस, एक विजनरी साइंटिस्ट, ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक प्रैक्टिकल दिशा दी। उन्होंने फ्यूल सेल और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग कंसेप्ट को प्रपोज किया, जिन्होंने दुनिया को क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ सोचने के लिए इंस्पायर किया। बॉकरेस के काम एक नए दौर की शुरुआत थी, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ एक थ्योरेटिकल साइंस ना होकर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जरिया बन गया। 20वीं सेंचुरी के एंड तक एलन बार्ड ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इतिहास में एक नए एरा की एंट्री करवाई। बार्ड ने इलेक्ट्रोकेमिकल स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी जैसे एडवांस टेक्निक्स इन्वेंट की, जिन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को समझाना पॉसिबल बनाया। इस डिस्कवरी ने मटेरियल साइंस और रिन्यूएबल एनर्जी में नए इनोवेशंस का रास्ता खोला। बार्ड के काम ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सिर्फ एक साइंस के स्टेटस से ट्रांसफॉर्म करके उसे एक टूल किट बना दिया जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स को सेव करता है। सैडली, बॉकरेस, जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, 2013 में अपने 90 सालों के सफ़र के बाद वो गुजर गए। फिर लगभग एक डिकेड के बाद एलन बार्ड, जो फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाए गए, उन्होंने भी 2024 में अपनी 90 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अभी किसी फैक्ट को पढ़ने में आपको शायद कुछ ही टाइम लगे और उसे समझाने में उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम, पर उसे डिस्कवर करने में सदियों का टाइम और कई सारे लोगों का डेडिकेटेड एफर्ट लगता है। साइंस एंड मिथ के इस एपिसोड में ये कहानी थी उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जिसके प्रिंसिपल्स पर काम करने वाले तमाम डिवाइसेस ने हमारे दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर की मदद से पेशेंट्स के कैंसर सेल को सक्सेसफुली डिटेक्ट किया जाता है। पेस मेकर और डेफिब्रिलेटर्स की मदद से हार्ट बीट रेगुलेट करके रोज लाखों मरीजों की लाइफ को बचाया जाता है। इनफैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सारे मैकेनिज्म भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही गवर्न करती है। साथ ही जिस डिवाइस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको पावर भी इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरीज ही करती है। तो अगली बार जब भी आप अपने फ़ोन या लैपटॉप चलाएंगे तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि उसकी बैटरी और मेढक की टांगों के बीच का क्या कनेक्शन है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसको हमने बिल्कुल हिस्टोरिकल वे में समझा
एंड साथ ही इसमें आपको केमिस्ट्री के कुछ पॉपुलर नेम्स के ब्रीफ हिस्ट्री जानने को मिला। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए एंड साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।